हेलो नमस्कार। अनिल सकराट 12 सिलेबस में डे 76 में। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम लेकर चल रहे हैं कि कोई आवेशित कण जो है वो केवल विद्युत क्षेत्र में गतिशील है, तो उसका पथ कैसा होगा, हमें पथ की समीकरण बताना है। दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, एक तो पथ कैसा होगा, दूसरा उस पथ की समीकरण कैसे होगी। उसके लिए पहले हम विद्युत क्षेत्र एज्यूम करेंगे, एक चार्ज पार्टिकल एज्यूम करेंगे, उस पे चार्ज q है, v वेलोसिटी से वो एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर हमें पता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल F बराबर QE कार्य करेगा। जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी दिशा में वो बल की दिशा होगी और उसी दिशा में वो मूव करेगा। इससे पहले हमने क्रॉसिंग क्षेत्र पढ़ा था जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड है, क्रॉस में है, लंबवत है, उसको क्रॉसिंग क्षेत्र कहते हैं। तो उसमें हमने वेलोसिटी फिल्टर की बात की थी। यहाँ दोनों क्षेत्र नहीं है, यहाँ केवल एक ही क्षेत्र है। कौन सा? विद्युत क्षेत्र है। तो हम विद्युत क्षेत्र एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे हमने मान लिया ये कोई चार्ज प्लेट है, कैसे भी मान सकते हो किसी भी डायरेक्शन में आप इसे उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो जाएगा, वही ध्यान रखना बस केवल। जैसे इधर हमने ले लिया प्लस, इधर ले लिया माइनस, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? प्लस से माइनस होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस दिशा में। बनाना चाहे तो बना ले इसे, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें कोई पार्टिकल एंटर करता है विद वेलोसिटी v एंड विद चार्ज q एंटर करता है, तो इससे भी क्या लगता है? फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स अप्लाई होता है तो पार्टिकल किधर मूव करने लग जाता है? ऊपर की ओर मूव करने लगता है। जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है, जब तक ये विद्युत क्षेत्र में रहता है, तब तक इस पे क्या विद्युत बल कार्य करता है और उसकी डायरेक्शन में ये इस तरह से मूव करता है और इधर करता है। जैसे ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलता है, अब इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं कर रहा, लेकिन अब यहाँ एक नियम काम करेगा, न्यूटन का जड़त्व का नियम। जड़त्व का न्यूटन का प्रथम नियम गति का 11वीं क्वेश्चन याद है डिटेल से, कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। तो अब ये गतिशील होती हुई आई इस फोर्स के कारण, लेकिन यहाँ आने के बाद में इस पर कोई बल कार्य नहीं करना, तो ये क्या रहेगी? गतिशील ही रहेगी और इसी वेग से ये गति करती जाती है आगे। कोई हम स्क्रीन रख दें, पर्दा रख दें, तो उस पर आगे ये टकराता है। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि इसका पथ जो है वो कैसा होगा। एक बात तो ये, अगर ये नहीं टर्न करता तो इस दिशा में ये गति करता है, ये स्ट्रेट लाइन है। विद्युत क्षेत्र में जितनी इसने दूरी तय की है, सीधी दूरी तय की है, वो है x, और जितनी इसने ऊपर की ओर दूरी तय की है वो है y। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें? जब पार्टिकल को हम ऊपर फेंकते हैं किसी एंगल पर, क्योंकि यहां पर देखें तो यहां पर भी कोई कोण बन रहा है, इसमें देखें कि यहां कोण बन रहा है, तो ये भी किसी कोण पर गति हो गई। ऐसी गति 11th में आती है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। वहां भी सेम वो की कोई बातें यहाँ आएगी, अगर वो हमें ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं ध्यान तो भी नहीं आएगी, थोड़ा सा उसको रिवाइज करनी है। कि अगर किसी भी पार्टिकल को क्रिकेट के जिसे ग्राउंड में हम बॉल को फेंकते हैं, तो हम किसी कोण पर फेंके अगर उसे, तो उसके अंदर दो गति होगी, स्ट्रेट होगी और वर्टिकल होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मोशन होगा, यानी वो बॉल आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, और उसमें हम क्या देखते हैं? वो ऐसे मूव करती है, आगे भी जाती है और ऊपर भी जाती है, और एक मैक्सिमम हाइट अचीव कर लेती है। उसके बाद में फिर वो डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाता है उसमें, फिर वो आगे भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। ऐसा नहीं है अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच के यहीं गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। कोई क्रिकेट का जो प्लेयर है, जो बल्लेबाज है, वो जब शॉट लगाता है तो भी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट भी जाती है, ऐसे बॉल आगे जाती है, ऊंचाई में जाती रहती है और आगे भी बढ़ती रहती है, और नीचे पहुंचती है तो भी ऐसे नहीं कि यहाँ मैक्सिमम हाइट पहुंच के यही नीचे गिर जाएगी, ऐसा
नहीं होगा, वो फिर आगे बढ़ती रहेगी और थोड़ा थोड़ा नीचे आती रहेगी। परवलयाकार पाथ होता है उसका। यहाँ पर भी वही बात आएगी, वही मोशन होगा उसका भी परवलयाकार। तो उसकी समीकरण होती है y इज इक्वल टू, मैथ में लिखते हैं y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। y क्या है, y एक्सिस के अनुसार वर्टिकल डिस्टेंस है, ऊर्ध्वाधर दूरी है, और x क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, क्षैतिज दूरी है। तो यानी यहाँ क्या हो गया, यहाँ दोनों गतियां हो गई, क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर भी। जब दोनों गतियां होती है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो दोनों को एक साथ सोल्व करना संभव नहीं है, क्योंकि क्षैतिज की कंडीशन अलग है, ऊर्ध्वाधर की अलग है। ऊर्ध्वाधर का मतलब दोनों ऊपर जा रही है, तो हम एक साथ नहीं कह सकते, ऊपर जा रही है और आगे भी जा रही है, तो दोनों समीकरणों को एक साथ हम इंक्लूड कर सकते हैं बाद में, लेकिन हमने सिंप्लीफाई दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। फिर एक की वैल्यू दूसरे में पुट करके दोनों को कोरिलेट कर देंगे, x और y को। पहले हमें x की अलग बात करनी पड़ेगी, y की अलग बात करनी पड़ेगी। यानी वहां भी अगर हमें ध्यान है तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर गति के लिए अलग सोल्व करते हैं, क्षैतिज के लिए अलग सोल्व करते हैं, फिर दोनों को मिक्स कर देते हैं, फिर पथ का समीकरण आ जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी वैसे ही रहेगा। तो जब क्षैतिज के लिए सोल्व कर रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर की बात नहीं करेंगे, जब ऊर्ध्वाधर के लिए सोल्व कर रहे हैं तो क्षैतिज की बात नहीं करेंगे, दोनों को अलग अलग लेकर चलेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है पहले उसकी बात कर लेंगे। सारा वैसे ये मैथ 11th क्लास का है, तो भी हमें यहाँ जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ऊर्ध्वाधर में क्या हो रहा है, ऊर्ध्वाधर का मतलब एक बात जरूर आप ध्यान रखें कि ऊर्ध्वाधर जब बात कर रहे हैं ऊपर की ओर, तो आपको क्षैतिज के बारे में नहीं सोचना है, मतलब दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग सोल्व करने के बाद को रिलेट कर सकते हैं। इसीलिए जब हम ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं तो कर्ण ऊपर जा रहा है, बॉल ऊपर जा रही है, सब लोग ऊपर ही जा रही है, फिर केवल ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी जा रही है। तो जब ऊपर की ओर हमें पता है बॉल अपने आप ऊपर की ओर नहीं जा सकती, नीचे की ओर आ सकती है, छोड़ दो बिना फोर्स को आ जाएगी। तो ऊपर की ओर फेंकने के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ देना पड़ता है। इट मींस यू कैन नॉट बी जीरो, कभी भी प्रारंभिक वेग जीरो है तो बॉल ऊपर जा ही नहीं सकती, कोई भी कण ऊपर जा ही नहीं सकता। ऊपर भेजना है तो किसी न किसी वेग से उसको ऊपर भेजना पड़ेगा। एक बार जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे उसकी स्पीड कम हो जाती है, और अधिकतम ऊंचाई पर जब उसकी हाइट मैक्सिमम हो जाती है वहां पर उसका वेग जीरो हो जाता है। यानी अधिकतम ऊंचाई के लिए हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, अधिकतम ऊंचाई के लिए अंतिम वेग v इज इक्वल टू 0। अब जब क्षैतिज की बात आती है, अब दूसरी बात, जब ऊपर जा रहा है पार्टिकल तो उसमें क्या है, नेगेटिव त्वरण है, a का जो मान है वो माइनस में। क्यों? क्योंकि जैसे से ऊपर जा रहा है वैसे उसकी स्पीड कम हो रही है, वेग कम हो रहा है, अंत में वेग 0 हो जाएगा। जब वेग पार्टिकल सीधा जा रहा है तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो ऊपर भी जा रहा है, ऊपर को हमने अलग बात करी, सीधा जा रहा है तो सीधा ही जा रहा है, सीधा जा रहा है तो उसकी जमीन से जो डिस्टेंस है, हाइट जो है वो चेंज नहीं हो रही, हम ये मान के चल रहे हैं सीधा ही जा रहा है, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, त्वरण का मान 0 होगा। एक तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि वहां पर a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 0 होगी, यानी क्षैतिज गति में त्वरण 0 होता है, ऊर्ध्वाधर गति में त्वरण 0 नहीं होता है। अब इनको साथ साथ सोल्व कर लेते हैं, फिर कोरिलेट कर लेंगे, फिर फाइनल इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे, जो परवलयाकार इक्वेशन की फॉर्म में ही प्राप्त होगी, y = kx²। अब यहाँ जो मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं, लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख लें कि माना q आवेश से आवेशित कण v वेग से विद्युत क्षेत्र T में प्रवेश करता है, जहां उस पर विद्युत बल F बराबर QE कार्य करता है, जिसके कारण वह गति करता हुआ आगे बढ़ता है। जब विद्युत क्षेत्र से बाहर निकलता है तो जड़त्व के कारण वह गति करता हुआ आगे पहुंचता है, और स्क्रीन पर या पर्दे पर या स्लीट जो भी दे रहे हैं वहां जाके टकराता है। अब इसमें दो गतियां हो गई, क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति। जब ऊर्ध्वाधर गति की बात करते हैं तो हमें बात करनी केवल ऊर्ध्वाधर गति की, हाइट की। क्षैतिज की बात कर रहे हैं तब हमें बात करनी केवल क्षैतिज की। तो क्षैतिज गति के लिए अगर हम लें यहाँ पर इसमें बल का मान लें तो यह बराबर क्या होगा, क्यू ही होगा। यहां से सोल्व कर लें, कण पर विद्युत बल F बराबर
क्यू ई। ये लोग कार्य कर रहे हैं। अब ऊर्ध्वाधर गति में क्या हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है इसमें, तो F बराबर क्या होगा, F बराबर एम ए, पता है ए का मान निकालेंगे तो क्या देगा, F अपॉन एम, और F का मान क्या है, समीकरण 1 से लिख दो, समीकरण 1 से F बराबर रखोगे तो ये बराबर क्या देगा, क्यू ई अपॉन, ये तो आ गया त्वरण का। अब दोनों गतियों की अलग अलग बात कर लें, क्षैतिज गति के लिए कर लें और ऊर्ध्वाधर गति के लिए कर लें। दोनों गतियों के लिए हम इसे अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। क्षैतिज गति के लिए बात करें तो हाँ 10 मिनट। क्षैतिज गति के लिए गति के लिए बात करें तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और वेग जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी ले तो वो v होगी। या अगर दूरी की बात करें तो इस s अक्ष के अनुसार दूरी ले लें क्षैतिज गति में, तो s बराबर क्या ले लें, x ले लें। अपने पास गति की दूसरी समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 kt स्क्वायर। ये 0 है तो ये तो 0 हो ही गया, ठीक है। वेग है, प्रारंभिक वेग है, इसका कुछ ना कुछ होगा, तो इस वेग को जैसे हमने v माना है कि v वेग से एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर u को ही हम क्या लिखते हैं, u को ही हम लिखते हैं v, तो वैल्यू आ जाएगी, ये तो 0 की वैल्यू कंप्लीट। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, vt, तो t बराबर आ गया x अपॉन v। समीकरण नंबर इसे दे दें 3। ये तो आगे क्षैतिज गति के लिए टी का मान। अब निकालें ऊर्ध्वाधर गति की बात करें, कर्ण की ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति में क्या होगा, जब पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है तो उस स्थिति में ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर गति में, ऊर्ध्वाधर जो दूरी है वो क्या ले रहे हैं, y अक्ष के अनुसार है, तो इधर हम y अक्ष ले रहे हैं, इसलिए ये दूरी को y मान रहे हैं, तो वही क्या आ जाएगा, s बराबर यहाँ हो जाएगा y, ठीक है। और प्रारंभिक वेग u बराबर 0। उसके बाद s इज इक्वल टू क्या है, वही ut प्लस 1/2 kt स्क्वायर। अब u का मान तो 0 हो गया प्रारंभिक वेग कण की ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ठीक है। क्योंकि जब हमने फेंकना प्रारंभ किया तो वेग 0 से प्रारंभ में क्या है, स्थिर अवस्था में पार्टिकल जब ऊपर की ओर, जैसे यहाँ से पार्टिकल ऊपर की ओर जाना शुरू किया है तो उस समय यहाँ तो क्या था, स्थिर अवस्था में था, फिर ऊपर जाना शुरू किया, इसलिए प्रारंभिक वेग 0, इसको 0 कर दें या y कर दें, 1/2 एज इट इज। a की वैल्यू जो है अपने पास, a की वैल्यू त्वरण का मान जब ऊपर की ओर जा रहा है तो हमने बात कर ली पहले कि त्वरण भी इसमें होगा जो नेगेटिव होगा, और उस त्वरण में क्या है, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर है, तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है वैसे वैसे उसका वेग परिवर्तित हो रहा है और उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ a का मान आप इक्वेशन सेकंड से रखेंगे और t का मान इक्वेशन थर्ड से रखेंगे और वैल्यू पुट कर दें समीकरण 2 और 3 के मान रखने पर। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस 1/2 a की वैल्यू रखें q e अपॉन m और t की वैल्यू रखेंगे तो x अपॉन v का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू आ गया 1 ये q e अपॉन 2m v इनटू x स्क्वायर। अब इसकी कंपैरिजन अगर करके देखें तो क्या दिखाई दे रहे हैं, ये कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है, मास ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, जिस वेलोसिटी से एंटर किए है वो भी हमें पता है कांस्टेंट है, तो y बराबर क्या होगा, इसको पूरे को कांस्टेंट k मान लें। यहाँ QE अपॉन 2mv इज इक्वल टू k, ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू आ गया kx स्क्वायर।
y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, जो क्या दिखा रहा है, ये किसकी समीकरण है, ये परवलय की समीकरण है। अतः इस स्थिति में जो कण का पथ है वो किस प्रकार का होगा, परवलय का पथ होगा। तो यहां से ये इक्वेशन पूछ लें। दूसरी बात, कंपटीशन के अकॉर्डिंग बात करें तो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, पथ कैसा होगा वो इंपॉर्टेंट है, किस इक्वेशन को फॉलो करता है, y इक्वल टू kx स्क्वायर को फॉलो करता है, किस प्रकार की कंडीशंस होती है वो ये है। एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो आपको क्या लेकर चलना है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा हमें इसमें एज्यूम करना है। क्या कहा गया है कि आवेशित विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति किस प्रकार होती है। तो विद्युत क्षेत्र हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, आप प्लस ऊपर मान लोगे माइनस नीचे मान लोगे तो इधर हो जाएगा, ये पार्टिकल ऐसे आगे इधर टकरा जाएगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने प्लस से माइनस इधर से कहीं या उधर से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब पार्टिकल इसमें एंटर करता है तो विद्युत बल के कारण क्या उसका पथ जो विक्षेपित हो जाता है और निरंतर विक्षेपित होता रहता है। जैसे ही बाहर निकलता है वैसे वो जड़त्व के कारण सामने जाके टकराता है। अब यहाँ इसमें दो गतियां हो गई, एक तो एक्सिस जो अगर देखें तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी इसमें हाइट भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है और डिस्टेंस भी कंटिन्यू। तो एक्स अक्ष पर जो गति हो रही है उसको हमने एक्स मान लिया, वाई पे जो गति हो रही है उसको हमने वाई मान लिया। एक्स और वाई दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। एक्स को जब सोल्व करेंगे तो क्षैतिज दूरी है, सीधी दूरी है, वाई को जब सोल्व करेंगे तो ऊंचाई है। उसके लिए कुछ बातें हमें क्लियर होनी चाहिए कि जिसमें त्वरण उत्पन्न होगा उसको कैसे, किसके कारण त्वरण उत्पन्न होगा, बल के कारण। बल कितना है, QE है। नॉर्मली त्वरण क्या होता है, F1 है, तो F का मान यहाँ QE को कर देंगे। एक बार क्षैतिज गति जब सोल्व कर रहे हो तो केवल क्षैतिज की बात करनी है, वहां वेग का मान के चल रहे v है, एक किसी निश्चित वेग से गतिशील है पार्टिकल, दूरी सीधी दूरी है, s बराबर x हो गया, a बराबर त्वरण में, त्वरण यानी वेग परिवर्तित नहीं हो रहा, निश्चित वेग सीधी अगर रेखा में गति हो रही है तो उस स्थिति में s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर हम लेकर चलेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास t की वैल्यू है। इसीलिए मैंने आपको एक बात शुरू में कही थी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतियों को कभी भी मिक्स नहीं करना है, दोनों को अलग अलग रखना है। अलग अलग सोल्व कर लिया क्षैतिज को, फिर अलग सोल्व कर लो ऊर्ध्वाधर को। जब अलग सोल्व कर लोगे तब फिर बाकी जो मान है वो इसमें रख के फिर रिलेट कर सकते हो x और y को। सेम ऐसे ही प्रक्षेप्य पथ जो है वो इस तरह से ही ज्ञात किया जाता है, वहां भी इसी प्रकार की इक्वेशन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखें ऊर्ध्वाधर गति में ऊंचाई की तरफ है, s बराबर y हो गया, u बराबर 0। इसी समीकरण में वैल्यू पुट कर दो तो अपना दो वैल्यू आ जाती है यहाँ, एक तो a आ गया, a की जगह a का मान रख दो, और t आ गया, t की जगह t का मान रख दो। इस समीकरण का कंपैरिजन करें तो y बराबर kx स्क्वायर के अकॉर्डिंग है, जो परवलय की समीकरण है। इसका मतलब इसका पथ सीधा नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कैसी होगी, परवलयकार पथ इसका होगा, उसी के अनुसार ये क्या होगा, गति देगा। और ये इस टॉपिक को आप रिवाइज कर लें, लिख लें, नोट्स वगैरह बना लें, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आगे क्या है उनको सोल्व करेंगे। धन्यवाद।